जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच के एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, ठीक है, संघवाद। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे आपको इंडिया में किस तरह से डेमोक्रेसी वर्क करती है, किस तरह से सरकारें शासन करती हैं, इसके बारे में पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, तो उस नज़रिए से जरूर इस चैप्टर को पढ़िएगा। और इसके अलावा हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर जियोग्राफी के और 1 चैप्टर सिविक्स का। बचेंगे कितने? 3 चैप्टर, वो भी आपके जल्दी-जल्दी आ जाएंगे। तो आई विल प्रोवाइड एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर टुडे इन टेलीग्राम चैनल रैंकर्स एनटीएससी, ठीक है। तो मेक श्योर सभी के सभी बच्चे वहां से डीपीपी डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर? इसके अलावा आप सफलता टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे पार्ट टेस्ट 1 आपका हो चुका है। हालांकि आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं और उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। तो आपने श्रीलंका और बेल्जियम वाला मैटर देखा ही है, वो चीज़ आपको समझ में आई ही होगी कि वहाँ पे आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक। तो बेल्जियम जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव दी पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। बेल्जियम ने क्या किया था कि अपने सेंटर में ना पावर रख के अलग अलग राज्यों को पावर दिया था। अच्छा, वहां से रीजनल गवर्नमेंट को जो है ना वो बहुत ही पहले निकाल दिया गया था कि मतलब ये नहीं होगा कि रीजनल गवर्नमेंट केवल रहेंगी। They had their roles and their power, but all these power were given to these government and could be withdrawn by the central government. ये तो था कि रीजनल गवर्नमेंट को बाद में पावर दी गई, मतलब ऐसी पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कुछ दी गई, कुछ रीजनल को दी गई, लेकिन तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में सब कुछ था। वो जब चाहे तब उसको विड्रॉ कर सकती थी। लेकिन द चेंज इनटू टुक प्लेस इन 1993 was that the regional government were given constitutional powers। संवैधानिक अधिकार इन्हें दिया गया कि अब ये डिपेंड नहीं रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जहां पे राज्य सरकारों के पास भी एक अधिकार हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपना अधिकार हो। क्लियर? A unitary system where the national government has all the power. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system। अब देखो, तमिल यहाँ पे श्रीलंका में ये प्रॉब्लम थी, तो तमिल चाहते थे कि यहाँ पे भी फेडरल सिस्टम हो जाए। अब पढ़ लेते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituents of unit of the country। मतलब पावर को सेंट्रल और ये जो अलग अलग छोटी छोटी इकाइयां हैं उनमें डिवाइड किया गया, ठीक। Usually a federation has two level of government. One is the government of entire country and that is usually responsible for few subjects of common national interest. The other government at the level of provinces or state that looks after the day-to-day administrating of their state. Both these level of government enjoy their power independent of other, जैसा कि भारत में होता है। क्लियर? चलिए, in this sense, federation are the constructed with the unitary government under the unitary system. Either there is the only level of the government or the sub units or subordinates of the central government. The central government can pass on the order provincial and the local government, but in federal system the central government cannot order the state government to do something। मतलब समझिए यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है फेडरल से। यूनिटरी में अगर सेंट्रल ने कहा कि उसकी छोटी छोटी इकाइयां अलग अलग राज्यों में काम करें, सेंट्रल ने कोई ऑर्डर पास किया तो उसे छोटी छोटी इकाइयों को मानना पड़ेगा। लेकिन ये फेडरल स्ट्रक्चर में बिल्कुल अलग है। फेडरल स्ट्रक्चर में अगर राज्य की सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर कोई भी चीज थोप नहीं सकती है। जो उनके अधिकार है वो अपने तरीके से करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार है वो अपने तरीके से करेंगे। तो सबके अपने अपने रूल एंड रेगुलेशन है। अब यहाँ पे लेटस लुक एट द सम कीज ऑफ द फेडरलिज्म, फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। देयर आर टू मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, 2 लेवल होते हैं, 2 और मोर different tier of the government govern same citizen, but each tier has its jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। अब jurisdiction का हम लोग मतलब देख लेते हैं हिंदी वाले में। कोई भी चीज समझने में कभी भी प्रॉब्लम आए, हिंदी वाली पीडीएफ अपने पास रखिए, वहां से चीजें समझ सकते हैं। jurisdiction मतलब इन दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। देखिए, सबको उसी जनता पर रूल करना है। मैं अगर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी मेरे ऊपर रूल कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी मेरे ऊपर रूल कर रही है, लेकिन सबके अलग अलग तरीके हैं, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। लेजिस्लेशन एंड टैक्सेशन मतलब कि कानून बनाने पर,
कर वसूलने पर और प्रशासन पर, ठीक है, सबके अपने अपने अधिकार है। The jurisdiction of the respective level of tier of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। मतलब ये सारी चीजें जो अधिकार क्षेत्र है ये संविधान में लिखा हुआ है, तो सब कुछ संवैधानिक है। The fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by the one level of government. Such changes require the consent of both the level of government। अगर कोई फंडामेंटल चेंज लाना है, कोई भी संवैधानिक अलग अलग चीजें हमें हमारे मतलब लोगों में पारित करनी है, तो उसके लिए दोनों लेवल की सरकारों की सहमति होनी चाहिए। Court have the power to interrupt the constitution and the power of the different level of government. The highest court act as an umpire of its dispute arise between different level of government in the exercise of their respective power। सबसे ज्यादा पावर जो होगी वो किसके पास होगी? कोर्ट के पास होगी। कोर्ट जो है वो इन दोनों पक्षों को सुन के समझ के जो भी फैसले लेना है वो ले सकता है, दोनों सरकारों पर वो ध्यान देता रहेगा। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। मतलब कौन सी सरकारें कहाँ से पैसा कमाएंगी ये भी चीज बड़े ही अच्छे तरीके से स्पेसिफाइड रहता है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियली सब लोग मेंटेन कर पाए हर चीज को। The federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity। अब देखो इनके पास इनका मतलब ये भी रहता है कि सबको सुरक्षा दे, सब एक यूनिटी बनी रहे, सभी रीजनल डाइवर्सिटी का एक सम्मान किया जाए। मतलब अगर कुछ लोग अलग भाषा के, कुछ लोग अलग तरीके से रहते हैं तो उनका सम्मान किया जाए और सब लोग सही तरीके से रहें। Governments at different levels should agree to some rules of the power sharing. They should also trust that each would abide by its part of their agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together। ये एक आइडियल फेडरल सिस्टम का तरीका होता है। The exact balance of power between the central and the state government varies from the one federation to the other. This balance depends mainly on this historical context in which the federation was formed। जो आपको किसको कौन सा पावर दिया जाएगा ये चीजें की जाती पिछले समय से जैसी हुई चलती हुई आ रही हैं। There are two kinds of routes through which the federation have been fought। याद रखिएगा। The first route involves independent states come together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। This type of coming together federation, एक तो फेडरेशन बनाने का एक संघवाद सरकार बनाने का एक तरीका ये है कि मैं छोटा छोटा राज्य हूं, मैं कहा भाई मैं भी आपके साथ मिलकर रहूंगा ताकि हम लोग साथ में रहे, सिक्योरिटी रहे, सब लोग एक बढ़िया तरीके से जिए, यूनिटी रहे। तो इसके लिए कौन सा एक तरीका होता है, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें कौन कौन से स्टेट है आपके? एक तो यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और एक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन all the constituent states usually have equal power and are strong visage with the federal government। जो भी है वाइस वर्सा ऐसा कुछ लिखना चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी में सारे स्ट्रॉन्ग ये जो इक्वल पावर रखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पावर रखते हैं और ये एक फेडरल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। द सेकेंड रूट is where a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government। India, Spain and Belgium are example of this kind of holding together federation। मतलब फेडरेशन को एक साथ होल्ड करके रखते हैं ये लोग। In this second category, the central government tends to be more powerful in place of states। Very often different constituent unit of the federation have unequal power। Some units are granted special power। इन दोनों में मेन अंतर क्या है? वहां पे जो अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स होंगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी सबका बराबर का पावर होगा। बट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में डिफरेंस है, सेंट्रल के पास ज्यादा पावर होगी इन प्लेस उसके नजरिए में देखा जाए स्टेट के, ठीक है। चलिए इसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। भारत को क्या बनाता है, मतलब भारत में ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, संघीय सरकार बनाता है। ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें इसको आप पढ़ लीजिएगा। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face to many problem of managing diversity। What about a vast country like India? भारत एक बहुत ही बड़ा देश है with so many languages, religions and regions। What is the power of sharing arrangement in our country?
Let us begin with the constitution. India had emerged as independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states, although it did not use the word federation. ठीक है, तब जब हमारा पार्टीशन हुआ था, जब हम आजाद हुए थे, जब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, तब हमारे देश को क्या नाम दिया गया था कि ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कई राज्यों का एक संगठन है। क्लियर है, लेकिन उसमें हम फेडरल कंट्री नहीं थे। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो हमारा देश का संगीत सरकार था, जो एक यूनियन बना था, संगठन बना था, हाँ, वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पे बेस्ड था। Let us go back to the 7 features of the federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provision of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a 2-tier system of government, the Union government or what we call central government. हम Union government को अपने देश में क्या कहते हैं? Central government, representing the Union of India and the state government. Later, the third tier of the federalism was added in the form of panchayat and municipalities. ये याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड लेयर हमने इसमें लॉन्च की और सबसे अलग हमने किया है, सबसे अच्छी चीज की है, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन, इनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। पहला यूनियन लिस्ट, इसको याद रखिएगा, सवाल यहां से डेफिनेटली आने वाला है। यूनियन लिस्ट में इंक्लूड होता है आपका नेशनल इंपॉर्टेंट सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। They are included in the list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the surface subject mentioned in the union list. याद रखिए, डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। देन स्टेट लिस्ट आई, देखिए स्टेट लिस्ट में आपका जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉरेस्ट, ट्रेड्स, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द लिस्ट। इसके बाद आता है ये फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in the list। ठीक है, इन पांचों में if their law conflicts with each other the law made by the union government will prevail। अगर ऐसे टॉपिक जहां पर यूनियन और सेंट्रल दोनों, मतलब सेंट्रल और राज्य की सरकारी स्टेट की दोनों मिलकर बनाएंगी, तो अगर चीजें फंसती हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें किसको मौका मिलेगा, उसमें यूनियन गवर्नमेंट उस चीज को सही बताएगी कि कौन सा सही है और कौन नहीं। What about the subject that do not fall in the any other 3 list? A subject like computer software that came up after the constitution was made. According to our constitution, the union government has the power to legislate on this residuary subject। ये जो बात के सब्जेक्ट आए हैं, बचे हुए सब्जेक्ट ने, इस पर कौन काम करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, we noted at above the most federation that are found by the holding together do not give equal power to the constitution units, thus all states in the Indian Union do not have the identical power। जो भी कंट्री जहां पर होल्डिंग टुगेदर से फेडरेशन फॉर्मेशन हुआ है, वहां पे सबको बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेट्स लाइक असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम enjoy special power under the certain provision of the Constitution of India, that is आर्टिकल 371 के अंतर्गत इन्हें कुछ स्पेशल पावर दी गई है। ठीक है, ड्यू टू देयर पेक्यूलियर social and historical circumstances, these special power are especially enjoyed in the relation to the production of the land right of the indigenous people, their culture and also preferential employment in the government services. India, who are not permanent residents of this country, cannot buy a land of the house there। तो यहाँ पे इनको कुछ स्पेशल सुविधाएं दी गई हैं। Similar special provision exist for some other state of India as well as there are some unit of Indian Union which enjoy very little power, like जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, which could not be merged with any of their existing state। These areas are like चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल दिल्ली। ये क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। इस पर सरकार में मतलब कि राज्यों का कम अधिकार होता है और केंद्र सरकार का भी काफी अधिकार होता है। ठीक,
The sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of this constitution. It is not easy to make change to this power sharing agreement. The parliament cannot on own its own change in this arrangement. Any change in it has to be first passed by the both house of parliament with at least 2/3 majority. तो भैया आप लोग अपने मन से कुछ भी चेंज बदलाव नहीं ला सकते हैं जब तक संसद और संसद के दोनों सदनों में ये सारी चीजें पारित ना हो पाए। ठीक। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of the constitutional provision and procedure. तो आपको भी पता है कि जुडिशरी हर चीज पर वर्क करती है। In case any dispute about the division of power, the High Court and the Supreme Court could make the decision. ठीक। चलिए, ये सारी चीजें हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये भारत का एक इंडिया इन 1947 आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हम लोगों का एरिया था। ये बिहार हो गया, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गया, ये सेंट्रल इंडिया हो गया, ये गुजरात, ये आपका हैदराबाद, ये बॉम्बे, मैसूर, उड़ीसा, असम, पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बर्मा, ये सब कुछ भारत में था। ठीक। बाकी धीरे धीरे अलग हुई है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। संवैधानिक तरीके तौर तरीके होने चाहिए फेडरलिज्म को सही कराने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट दैट आर नॉट सफिशिएंट। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. हमारे यहाँ मतलब ना लोगों के रूट में एक लोकतांत्रिक भावना है। This ensured that the spirit of the federalism, respect for the diversity and desire for the living together became shared ideal in our country. अब आप समझ लो हमारे देश इतना विचित्र है, अलग अलग भाषा के, अलग अलग तौर तरीके के, अलग अलग तरीकों से रहने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हमारा देश एक होकर रहा है। लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई क्षेत्र अगर देखा जाए, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप, तो जब आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखेंगे ना, तो वहां पे पाएंगे कि 1947 से लेकर 2019 तक डेमोक्रेसी काफी आगे बढ़ी हुई है, मतलब बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं। You will surprise the extent of the changes. Many old states have vanished and many new states have been formed. मतलब बहुत सारे स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश पहले बड़ा था, उत्तराखंड यहाँ से अलग होके निकला। इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पे बिहार से झारखंड होके निकला, मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ निकला है, यहाँ से तेलंगाना निकला है, यहाँ पे आंध्रा से तेलंगाना निकला है। तो बहुत सारे नए नए फॉर्मेशन हुए हैं इस देश में। आप ये सारी चीजें आप जाके देख सकते हैं कि भारत किस तरह से अपने फेडरल स्ट्रक्चर को हमेशा बदलाव लाया है। लैंग्वेज पॉलिसी, भारत ने लैंग्वेज की पॉलिसी जनरेट की। जैसे क्या है कि भारत बहुत अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करता है। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि नहीं भैया हिंदी को जो है ना राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी जाए, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं था क्योंकि बहुत सारी भाषा लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती थी। तो हमारे यहाँ पे हिंदी जो है वो राजकीय भाषा है। क्या है? राजकीय भाषा है। 40% इंडियन जो है हिंदी बोलते हैं, बाकी जो है वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। Therefore, there are many safeguards to protect other language. Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled. 21 और भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और आप किसी भी एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में आप कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं या आप उसके लिए आज़ाद हैं। Unlike श्रीलंका, the leaders of our country adopted a very courteous attitude spreading the use of Hindi. श्रीलंका की तरह ऐसा नहीं कि आपको वो जो सिंगली करके उनका लैंग्वेज था उसी को उन्होंने इम्पोज किया था लोगों पर। दैट इज नॉट in India. और according to the constitution, the use of English for the official purpose was to stop in 1965. हमारे संविधान के अनुसार 1965 में इंग्लिश का यूज बंद करना था, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स इस चीज को नहीं मान रहे थे कि नहीं इंग्लिश जो है कि हम लोग कॉमन रखिए, क्योंकि इंग्लिश जो है साउथ वाले अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इंग्लिश को हटाया नहीं गया। ठीक। तमिलनाडु में तो मूवमेंट भी चला था कि इंग्लिश रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे देश में कंडक्ट कराई गई थी। सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमारे देश में, हमारे यहाँ कैसे ये सारी चीजें वर्क की हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो restructuring the central state relation is one more way in which the federalism has been strengthened. भाई राज्य और केंद्र सरकार के बीच में रिश्ता सही रहेगा तभी जाके एक फेडरल स्ट्रक्चर बन पाएगा।
How the constitutional agreement for the sharing power work in really depends a large extent on the how ruling parties and the leaders follows these agreements. अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ रिलेशन बना दिया और कोई किसी चीज को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज चलती आ रही हैं. फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द इन मोस्ट ऑफ द स्टेट. आपने देखा होगा कि देश में कांग्रेस का शासन बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा दिनों तक रहा है, जिसके कारण क्या है कि कांग्रेस का देश में भी रहा है, राज्यों में भी रहा है, तो राज्यों के पास शक्तियां उस तरीके से नहीं रह पाई हैं. लेकिन आज क्या है कि देश में बीजेपी की सरकार है, कहीं कहीं राज्य में केंद्र की सरकार मतलब कि बीजेपी की है, कहीं पे कांग्रेस की है, कहीं पे अदर रीजनल स्टेट की है, तो ये सारी चीजें देखने को मिली है. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. This period saw the rise of the regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the कोएलिशन गवर्नमेंट. कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है कि जब गठबंधन की सरकार, छोटी छोटी रीजनल पार्टियां अपने जगह से उठती हैं, चुनाव में जीतती हैं और आपस में मिलकर सरकार का गठन करती हैं सेंट्रल में, तो वो क्या कहलाती है, कोएलिशन गवर्नमेंट. तो इस तरह की चीजें अक्सर आपको देखी गई. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू इंटर इनटू एन अलायंस विद मेनी पार्टी इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर. तो ऐसा करने को देखा गया है. लेकिन अभी आपको ये जो फोटोग्राफ बनाया गया इसमें दिखाया गया कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में थी, तो ये जो सरकारें थी इनके राज्य की सभी केंद्र वाली ही सरकारें थी, कांग्रेस की ही थी. तो इन लोग अपने मतलब कि पावर्स मांगते थे कि यार मुझे भी पावर्स दे दो, लेकिन होता क्या था कि मिलती नहीं थी पावर्स. ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें बदली हैं अब. ठीक. Supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner, thus federal power strings sharing is more effective tool that is than it was early after which constitution came into force. तो फेडरल स्ट्रक्चर शुरुआत में उतना बेहतर नहीं था, बट अब काफी अच्छा हो गया. क्यों? उसका कारण ये रहा है कि भाई पहले से चीजें बेहतर हुई हैं. अब सारी चीजें हम मतलब कि राज्य सरकारें अपना वर्क कर रही है, केंद्र की सरकार अपना वर्क कर रही है, तो सारी चीजें आपको देखने को मिली हैं देश में. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसमें भाषा के रूप में अलग अलग जगह पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी. भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जिसको मान्यताएं दी गई हैं कुल वो 21 भाषाएं हैं. ठीक है, 21 एक 22 हिंदी को ले लेंगे तो. ठीक. और इसके बाद हाँ, तो इस चीज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स रिकॉग्निशन कमीशन, एसआरसी, याद रखिएगा कौन सा है, एसआरसी. एसआरसी का फुल फॉर्म स्टेट्स रिकॉग्निशन कमीशन was implemented exactly 50 ईयर अगो, आज से 50 साल पहले, क्योंकि ये एनसीईआरटी जब लिखी गई है तो आई थिंक ये 2006 की अप्रॉक्स छपी हुई होगी, तभी तो ये 1956 लिखा हुआ है. क्योंकि ठीक है, दिस इज इन इट्स ओन टाइम एंड ओन वे हैज आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ द नेशन. जब राज्य पुनर्गठन ये व्यवस्था जो लागू की गई थी, आप हिंदी में से पढ़ सकते हैं, क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग. राज्यों को मतलब पुनर्गठित करने का एक आयोग पारित किया गया था. ये 1956 1 नवंबर को किया गया था. गांधी जी एंड अदर लीडर प्रॉमिस्ड देयर फॉलोअर्स दैट व्हेन फ्रीडम केम द न्यू नेशन वुड बी बेस्ड ऑन ए न्यू सेट्स ऑफ प्रोविंसेस, these based on the principle of language. However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. देखिए गांधी जी की डेथ 1946 के अप्रॉक्स हुई थी, हाँ 1946 में ही हुई थी. तो उनका ये था कि भाई जो हमारा देश है भारत में, वो अगर डिवाइड भी होगा तो वो अलग अलग मतलब भाषा, हम स्टेट्स जो बनाएंगे भाषा के आधार पे बनाएंगे. और 1947 में धर्म के आधार पर पार्टीशन भी हो गया था. Partition was the consequences of the primordial attachment to one's faith. How many more partition would be other primordial loyalty, language lead to the so the reign of thinking of Nehru, Patel ji and राजा जी. अब देखो एक तो पार्टीशन हो गया था धर्म के आधार पर, बाकी जो अदर स्टेट जुड़े हुए थे उन्हें में भी लोगों को डर लग रहा था यार कहीं भाषा के आधार पर लोग अलग अलग ना हो जाएं. तो नेहरू, पटेल और राजा जी को ये चिंताएं सताने लगी थी. Far from undermining Indian unity, linguistic states have helped strengthen it. It was proved to perfectly consistent to कंडिका एंड इंडियन, बंगाली एंड इंडियन. मतलब कहने का आधार यही है कि भाषा के आधार पर लोगों को जोड़ा गया और ये एक अच्छा तरीका मिला हमें हमारे देश के अलग अलग राज्यों को जोड़ने का. और इन लास्ट देखा जाए तो कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए, बट सारी चीजें इन लास्ट तक ठीक रही और हमने एक नेशन अपना बना लिया विद द बेसिस ऑफ दिस. ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. डिसेंट्रलाइजेशन होता है मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता जो है ना वो अलग अलग लोगों के हाथ में होनी चाहिए. सेंट्रलाइजेशन मतलब केवल और केवल सेंट्रल के पास एक ही अथॉरिटी के पास सत्ता का शासन का एक बागडोर एक ही शासन के पास है. बट इंडिया में क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन. We noted that above the federal government has 2 or more tiers of the government. We have so far discussed the 2 tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. State in India are laws as independent countries of the Europe.
इंडिया जो है ना यूरोप से भी बड़ा है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज द बिगर देन रशिया एंड महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। There is a need of power sharing with these states. Federal power sharing of India needs another tier of the government below that of the state government. This is the rationale for decentralization of the power. अब पावर को बांटने के लिए ना हमने क्या किया कि एक तो केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, उसके नीचे भी हमने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए कोशिश की। दैट इज थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। When power is taken away from the central and the state government and given to the local government, it is called decentralization. मतलब जब पावर को हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट में दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। याद रखिएगा, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट settled at the local level. People have better knowledge of the problems in their localities. They also have better ideas to other to spend money and how to manage things more difficulty. ये प्रधान, ये ग्राम पंचायत, ये मेयर, ये शहरों का विकास, ये सारी चीजें, नगर निगम, ये सारी चीजें इस थर्ड टियर में आती है। The need for the decentralization was recognized by our institution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of the village and towns. Panchayats in विलेज एंड म्यूनिसिपालिटीज इन अर्बन एरिया। याद रखिएगा, पंचायत विलेज में होती है और म्यूनिसिपालिटीज अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में होती है। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये इनडायरेक्टली किसके हाथ में होती है, मतलब डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होती है, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको करती है। इलेक्शन भी यहाँ का होता है, सारी चीजें यहाँ पर होती है। ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द, पहले देखो इसको था लेकिन इसको सब लोग मतलब अच्छे से फॉलो नहीं करते थे। 1992 में इसे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लाया गया। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द ऑल एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। सबके लिए सीट भी रिजर्व की गई। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशन फॉर द वुमेन। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state of the conduct पंचायत and municipal elections। ठीक है, तो अलग इंस्टीट्यूशन भी बनाई गई इलेक्शन कमीशन की जहां पे ये पार्टी जो चुनाव कराई जा सके। The state government are required to share some power and revenue with the local government bodies। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर और अथॉरिटी दी गई कि भाई वो चीजों को मैनेज करें। तो इस हिसाब से रूरल लोकल गवर्नमेंट इज द पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायती राज। इन्हें किस नाम से जाना जाता है भाई, पंचायती राज। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ द विलेज ऑफ सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच। ठीक है, यहाँ पे वार्ड मेंबर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। ठीक है, एंड ए प्रेसिडेंट और सरपंच जिसे हम प्रधान कहते हैं। ठीक, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। तो बेसिकली आपको यहाँ लोकल गवर्नमेंट के बारे में चीजें समझाई गई हैं, सब कुछ बताया गया है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड एज पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल। मतलब कुछ गांव मिलकर क्या बनाते हैं, मंडल बनाते हैं। The members of this representative body are elected by all the panchayat member in the area. All the panchayat samitis or mandal in a district together constitute to the जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। ठीक है, ये जो पंचायत के मेंबर सभी चुनकर आएंगे वो क्या बनाएंगे, जिला परिषद। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड MLAs of the that districts and some of their official or of the other district level bodies are also its member। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। ठीक है, अभी कुछ महीने पहले जिला परिषद का यूपी में चुनाव हुआ था। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज के लिए भी होती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। बिग सिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो टाउन्स है, छोटे छोटे शहर है, वहां पे म्युनिसिपैलिटीज है, और जो बड़े शहर है वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। यहाँ के मेन ऑफिसर को हम क्या कहते हैं, मेयर। जैसे वहां पे क्या कहते थे, या फिर पंच का सरपंच कहते थे, या फिर प्रधान आप लोग कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है ब्राजील में, इस चीज आप पढ़ लीजिएगा। दिस न्यू सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द
इन द पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज, लगभग 36 लाख हमारे देश में क्या है, म्युनिसिपालिटीज और पंचायत के सदस्य हैं। ऑल ओवर द कंट्री दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ द मेनी कंट्रीज। देखा जाए तो इतने जितने हमारे यहाँ पंचायत के ये नेता हैं, ये लोग चुने गए 36 लाख, कई देशों से ज्यादा इनकी जनसंख्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प डिपीन द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, ये बहुत ही फायदेमंद हमारे लिए है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। एट द सेम टाइम ये सारी चीजें लिखी गई है कि हमारे लिए बहुत सारी चीज फायदे भी हुए। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज व्हाइल इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड enthusiastically, gram sabhas are not held regularly, most state government have not transferred significant powers to the local। थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है कि इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो ये सारी चीजें रही हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फेडरलिज्म कैसे हमारे देश में लाया गया, हमारे देश में फेडरलिज्म को कैसे फॉलो कराया गया है, और हमने लोकल गवर्नमेंट को कैसे चलाया है, हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा रहा है, हमने किस तरह से चीजों को इम्प्लीमेंट किया है, किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी चली है, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा, सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो कल हम लोग इसका क्या कर लेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे जल्दी से 20 से 25 मिनट 30 मिनट में इसका एमसीक्यू, और उसके बाद आपको डीपीपी मिल जाएगा, डीपीपी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार अपने से खुद से एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाइएगा। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझा देता हूं, बट आपको रीड करना आवश्यक है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।